हाय बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दी एपेक्स क्लासेस आसाराम में। और आज हम करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, द लिविंग वर्ल्ड है और ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने आपको दिखाया था एमसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आंसर था। आज हम एक संपूर्ण व्यू लेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल और पढ़ी का पार्ट 2 है ये। देखिए आज का पहला सवाल, देखिए लिखा हुआ है कि नामकरण के अंतरराष्ट्रीय नियमानुसार निम्नलिखित में से किसका नाम सही ढंग से लिखा गया है। देखिए, जो बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, इसमें कौन सा अच्छा से लिखा गया है। देखो, मॉस्का डेमोसलिका डेमोसलिका एक सामान्य घरेलू छिपकली है, एक सरीसृप। बच्चों, मॉस्का डेमोसलिका एक सामान्य घरेलू छिपकली है, एक सरीसृप गलत लिखा हुआ है। मॉस्को डेमोस्टिका होना चाहिए यहाँ पे। मॉस्को डेमोस्टिका मक्खी का नाम है, मक्खी है। पहली बात ये गलत हो गया, सही को लिखो बताना है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम एक रोगजनक प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा गंभीर किस्म के मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम एक गंभीर किस्म का, देखिए तो फेलिस टिग्रिस एक भारतीय शेर है जिसे गिर के जंगल में संरक्षित किया गया। फेलिस टिग्रिस नहीं, फेलिस डोमेस्टिका होता है। क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका, डोमेस्टिका। और ये हो गई फेलिस डोमेस्टिका। क्या हो गई? फेलिस डोमेस्टिका हो गई आपकी घरेलू बिल्ली। ये घरेलू बिल्ली हो गई, घरेलू बिल्ली। और पैंथेरा टिग्रिस होता है, क्या होता है? भारतीय शेर के लिए होता है क्या? पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। ये भी गलत है। ई कोलाई एंट अमीबा कोलाई का पूरा नाम है। यह सामान्यतः मनुष्य की आंत में होता है। एंट अमीबा कोलाई नहीं, एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। ये भी गलती होगी। एंट अमीबा ई कोलाई एंट अमीबा कोलाई का पूरा नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिका होता है। मनुष्य के आंत में पाया जाने जीवाणु है, ये जीवाणु नहीं है। पहली बात तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिका पर क्या प्रोटोजोआ है। तो ये करेक्ट, ई कोलाई एंट अमीबा कोलाई का पूरा नाम है तथा सामान्यतः मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु नहीं है। क्या है? प्रोटोजोआ। अगर मान लो कि सही भी है, ई कोलाई मतलब एंट अमीबा हिस्टोलिका कोलाई, तो ये पाया जाने वाला प्रोटोजोआ है, जीवाणु नहीं है। ये भी गलती है। तो कौन सही हो गया? पहला, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम एक रोगजनक प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा गंभीर किस्म का मलेरिया रोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बाकी गलत है। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। देखो, वर्ग की पदानुक्रम में घटती हुई वर्गीय श्रेणियां कौन है? कौन इसमें घटता हुआ है? इस बात की चर्चा करनी है हम लोग को। कौन इसमें घटता हुआ श्रेणी है? आओ देखें। तो देखो, सबसे पहला जगत होता है किंगडम। पहले होता है कौन? सबसे छोटा कौन होता है? स्पेसीज, स्पेसीज होता है। फिर क्या होता है? जीनस, जीनस। फिर होता है फैमिली, फिर होता है ऑर्डर, फिर होता है क्लास, फिर होता है फाइलम, फिर होता है किंगडम। ये छोटा सबसे है और ये सबसे बड़ा है। देखो, सबसे बड़ा क्या होता है? जगत। जगत के बाद क्या होता है? संघ। संघ के बाद क्या होता है? संवर्ग। संवर्ग के बाद क्या होता है? गण। गण के बाद क्या होता है? कुल। कुल के बाद क्या होता है? वंश। वंश से छोटा क्या होता है? जाति। सबसे छोटा क्या है? जाति है। देखो, बड़ा जगत, जगत के बाद फाइलम है, ठीक है, संघ, इसी को बोलते हैं संघ, फाइलम, ठीक है। फिर क्या होता है? वर्ग, ठीक है, संवर्ग, इसी को वर्ग बोलते हैं, ये भी सही है। जा रहा है ऑर्डर को गण बोलते हैं, ये भी सही है। फैमिली, ये भी सही है। जीनस पहले होता है, सबसे लास्ट में होता है जाति,
सबसे लास्ट में जाति कहाँ है? जगत के बाद यहाँ वर्ग आगे तो होगा नहीं, प्रभाग जगत वर्ग नहीं, जगत के बाद फाइलम, ये सब गलत है। ये सही है, जगत फाइलम। सबसे बड़ा कौन? जगत, किंगडम। सबसे बड़ा कौन? किंगडम। फिर कौन? फाइलम। फिर कौन? क्लास। फिर कौन? ऑर्डर। फिर कौन? फैमिली। अब जो देखो ध्यान से, इसको ऑप्शन में हमको करना सुधार, वंश को हम लोग को याद रखना पड़ेगा। यहां होगा वंश और यहां होगी जाति, तब ये सही हुआ कि फैमिली, और फिर होगा जीनस, और जीनस के बाद स्पेसीज। अब सही हुआ। ऑप्शन में सुधार लेंगे, पहला वाला सही होगा लेकिन सुधार के बाद, क्योंकि इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। जगत, फाइलम, वर्ग, गण, फैमिली, वंश, जाति। कैसे याद करेंगे? स्कूल गर्ल फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी। स्कूल से स्पेसीज, गर्ल से जीनस, फ्रॉम से फैमिली, आवर से ऑर्डर, क्लास से क्लास, प्ले से फाइलम, कबड्डी से किंगडम। इस तरह से सबसे बड़ा कौन? जगत। सबसे छोटा कौन? जाति। जगत के बाद कौन? फाइलम, फिर वर्ग, फिर गण, फिर फैमिली, फिर वंश, फिर जाति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल के तरफ, देखते हैं अगला सवाल। प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है किसमें बच्चों? किसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है? तो देखिए, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका भित्ति में। देखो बच्चों, जब पादप की कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा देते हैं तो उसे ही कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या बोला मैंने? कि पादप के कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा देने के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट। देखो, तो कोशिका द्रव्य, तो कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक, कोशिका का दिमाग, कोशिका का ब्रेन, है ना, कोशिका कंट्रोल रूम। इसे खुद किसने किया था? केंद्रक का, बताइए, रॉबर्ट ब्राउन। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और इसे खुद अल्टमैन ने किया था। तो कोशिका भित्ति प्रोटोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है। मैंने क्या बताया कि पादप कोशिका में से जब कोशिका भित्ति हटा देते हैं और बच के जाता है ऊपर का लैमेलाई, तो इसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में क्या सही नहीं है? सही नहीं है बच्चों। हार्बेरियम मतलब होता है पादप आलय। पादप को रखने के जगह को, रख रखाव के जगह को हार्बेरियम कहते हैं। तो हार्बेरियम सूखा, दबा एवं परिरक्षित पादप नमूना, ये सही है। सजीव में पादपों के संदर्भ में वनस्पति उद्यानों में पादपों का भंडारण, संग्रहालय में पादपों एवं जंतुओं के चित्रों का भंडारण, नमूनों के परिचित करने के लिए वर्गीकरण की चाबी। करा कि इसमें कौन सही नहीं है? हर्बेरियम तो वही होता है जहां सुखा के, दबा के पादप के नमूनों को परिरक्षित करते, ये सही है। सजीव में पादपों के संदर्भ में वनस्पति उद्यानों में पादपों का भंडारण, ये ही गलत है। संग्रहालय में पादपों एवं जंतुओं के चित्रों का भंडारण, चित्र, जंतु चित्र नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, जंतु चित्र नहीं, सीधे जंतुओं का नहीं, केवल पादपों का, पादप को लेकर के उसको सुखा करके उसको चिपका दिया जाता है एक पन्ना में, तो इसे कहते हैं हार्बेरियम। इससे क्या होता है? स्टडी में सहायता मिलता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया सही आंसर, ये गलत है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नाम पद्धति कुछ विशेष सार्वजनिक मान्य नियमों द्वारा
निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन नाम पद्धति के नियम के विरुद्ध है? बच्चों कैसे लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम कैसे लिखते हैं, इसके बारे में बताना है हमें। तो नामों को लैटिन भाषा में लिखा जाता है और तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, नाम को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित किया जाता है, यह भी सही है। जैविक नाम को किसी भाषा में लिखा जा सकता है, यही गलत है। जैविक भाषा को हर भाषा में नहीं, केवल लैटिन भाषा में सकते हैं, किसी भाषा में लिखना है। जैविक नाम केवल लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, लैटिन भाषा में होता है, लैटिन भाषा में होता है। अगर देखो जैविक नाम में पहला शब्द वंश, ठीक है, और दूसरा शब्द जाति होती है। जैसे मैं लिखूंगा ना होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, तो होमो क्या हो गया? जीनस, और सेपियंस क्या हो गया? स्पेसीज, मानव का वैज्ञानिक नाम है। नामों को लैटिन भाषा में तिरछे लिखा जाता है, कंप्यूटर लिखता है, ये कौन लिखता है? कंप्यूटर। नामों को जब हाथ से लिखते हैं तो उसे रेखांकित किया जाता, देखो कर रेखांकित। और जान लो कि जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल में होता है, वंश का नाम, और जो स्पेसिस होती है वो होती है स्मॉल लेटर में। अब हम बढ़ेंगे, तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जैविक भाषा को हम किसी भाषा में नहीं बल्कि लैटिन भाषा में लिखते हैं। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल। देखो, हार्बेरियम शीट जब बनाते हैं बच्चों, एक कागज लेते हैं, एक कागज पे एक प्लांट लेते हैं जो हमको मिला है नया प्लांट, उसको सुखा देते हैं। सुखा करके हम क्या करते हैं, जब हमको मिला है तो संग्रह की तिथि लिखते हैं, उस पर संग्रहकर्ता का नाम लिखते हैं जो संग्रह किया है, उसका स्थानिक नाम क्या है, इंडेमिक नेम, उसको लिखते हैं। 3 चीज लिखते हैं। करा क्या नहीं लिखते हैं? उस पादप की ऊंचाई, उस पादप की ऊंचाई हम हार्बेरियम शीट के लेबल पर नहीं लिखते। नीट में पूछा सवाल, हार्बेरियम शीट के लेबल पर सूचना अंकित नहीं होती है तो पादप की ऊंचाई। हालांकि अब इस बार एनसीईआरटी ने इस टॉपिक को हटा दिया है, तो लेकिन हम लोग कर ले रहे हैं, करने में क्या जाता है, बढ़िया ही पढ़ाई करेंगे। तो पादप की ऊंचाई उसमें हम लोग नहीं लिखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, सजीवता का लक्षण क्या है, किसे जीव कहते हैं? जो श्वसन करता हो, जो वृद्धि करता हो, जो प्रजनन करता हो, जो उपापचय क्रिया करता हो, जिसमें पोषण पाई जाती हो। तो श्वसन का बड़ा सारा क्या बोलते जीवों के लक्षण है। उसमें लक्षण ये भी है कि भाई जो उपापचय करता हो, जो वृद्धि करता हो, जो प्रचलन करता हो, जो प्रजनन करता हो, जो शोषण करता हो, जो पोषण करता हो, है ना, जो क्रम विकास को दर्शाता हो, सभी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी पर सब जीवों के लिए अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन है? पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए अक्षय ऊर्जा का स्रोत कौन है? प्लांट के लिए भी और सभी के लिए। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा क्या बच्चों? ग्लूकोज तो प्लांट हम लोग के लिए होता है, भोजन भी हम लोग के लिए होता है, एटीपी हम लोग में मिलता है, सूर्य का प्रकाश सबके लिए है। धरती पर जितने जीव हैं सबके लिए अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स कौन सा है? अक्षय ऊर्जा का सोर्स कौन सा है? सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल। जीवों के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान बायोलॉजी का प्रथम प्रयोग किसने किया था बच्चों? बायोलॉजी का प्रथम प्रयोग लेमार्क ने किया था 1802 ईस्वी में। कब किया था? लेमार्क ने किया था 1802 ईस्वी में। लेमार्क के साथ एक और व्यक्ति थे, ट्रेवीरेनस। कौन? ट्रेवीरेनस। तो ट्रेवीरेनस और लेमार्क दोनों मिलकर ने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अरस्तु को बायोलॉजी का जनक कहते हैं। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। और पुरकिंजे ने उसे क्या कहा था? डुजार्ड। पुरकिंजे जो है, पुरकिंजे सार्कोड्स,
सारकोट्स को जीव द्रव्य कहे थे। पुरकिंजे ने सारकोट्स को क्या कहा था? जीव द्रव्य। हालांकि जीव द्रव्य की खोज या जीव द्रव्य खोज डुजार्डिन ने किया था। पूछेगा जीव द्रव्य की खोज किसने किया? डुजार्डिन। डुजार्डिन ने किया था, और डुजार्डिन ने उसको सारकोट्स कहा था। जीव द्रव्य को क्या कहा था? सारकोट्स। सारकोट्स को जीव द्रव्य किसने कहा? पुरकिंजे। तो कभी कभी ये भी रहता है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। पुरकिंजे या परकिंजे दिया हुआ है, जीव द्रव्य का नामकरण किए थे। और हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया था। अरस्तु क्या था? ये जीव विज्ञान के पिता थे। और लेमार्क और ट्रेविलियनस ने दोनों ने मिलकर क्या किया था बच्चों? कि जीव विज्ञान शब्द दिया था, बायोलॉजी शब्द का उपयोग किया था। तो अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत की थी? द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत की थी बच्चों? उत्तर होगा कैरोलस लिनियस। कहाँ के थे? स्वीडन के थे। कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को 1758 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। और पूरे पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसको दो भागों में बांटता था, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांटी। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी लिनियस ने ही दिया था। पूरा नाम क्या है इनका? कैरोलस लिनियस। 1758 में जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने से संबंधित एक नियम दिया, जिसे हम कहते हैं द्विनाम पद्धति, जिसका पहला नाम वंश और दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? जाति। क्या होता है? जाति। पहला कैपिटल में होता है, पहला अक्षर। वंश का पहला अक्षर कैपिटल में, बाकी स्मॉल में, और जाति में सब कुछ स्मॉल में होता है। इस तरह से द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया था लिनियस ने। जोहर ने सबसे पहली बार बच्चों जाति शब्द का प्रयोग किया था। जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहर ने किया था। और वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले टैक्सोनॉमी, वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले डी कोंडेले ने किया था। उससे पूछेगा कि टैक्सोनॉमी, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या कहोगे? डी कोंडोले। और जॉन रे ने जाति शब्द का प्रयोग किया था। लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी और टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। कब दी थी? 1758। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, टेक्सोन का अर्थ क्या है बच्चों? बहुत अंदाज दिया हुआ है। टेक्सोन क्या होता है? तो एक वर्गीकरण समूह का कोई पद, एक वर्गीकरण के कोई पद को टेक्सोन कहते हैं। मान लीजिए कि अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की बात करें, मानव की बात करें, तो मानव में बढ़ेंगे कि जाति कौन सा मानव का है, वंश कौन सा मानव का है, कुल कौन सा मानव का है, क्रम गण कौन सा, ऑर्डर कौन सा है, गण कौन सा है, वर्ग कौन सा है, संघ कौन सा है, और जगत कौन सा है। मानव को पढ़ेंगे, सब मान पढ़ रहे हैं हम भी। जाति को हम लोग स्पेसीज बोलते हैं, स्पेसीज। वंश बोलते हैं जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। शुरुआत से लेंगे कि मानव जाति कौन सी है, तो हम कहेंगे सैपियंस। सैपियंस। वंश कौन सी है, तो होमो। कुल कौन से, होमिनिडी। मानव कुल कौन सा, होमिनिडी। होमिनिडी। कौन सा गण, ऑर्डर कौन सा,
तो कहेंगे कार्निवोरा। क्लास कौन सा, तो हम लोग क्लास में क्या कहेंगे, वर्ग हमारा कौन सा है, मानव का क्लास कौन सा, क्लास मैमेलिया। मैमेलिया। संघ कौन सा, कॉर्डेटा। जगत कौन सा, एनिमलिया। देखो, तो ये जो हम बढ़ रहे हैं, एक वर्ग समूह का कोई पद, ये पद टेक्सॉन कहलाएगा, ये भी पद टेक्सॉन कहलाया, ये भी टेक्सॉन, ये भी टेक्सॉन, ये भी टेक्सॉन, ये भी टेक्सॉन, ये भी टेक्सॉन। तो एक वर्ग समूह के कोई पद को, हम हर पद को क्या कहते हैं, टेक्सॉन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, और इस पर सवाल पूछेगा कि मानव को किस कुल में रखा गया है, होमिनिडी। किस गण में रखा गया है, कार्निवोरा। मानव का वंश कौन सा, होम। जाति कौन सा, सैपियंस। संघ कौन सा, कॉर्डेटा। जगत कौन सा, एनिमलिया। तो इस तरह से टेक्सॉन का अर्थ क्या होता है बच्चों, एक वर्गीकरण समूह का कोई पद हो उसे कहते हैं टेक्सॉन। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। देखो, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन है, बताया मैं जस्ट कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत है। कौन है, जगत। जगत कहां पे दिया है, स नंबर किंगडम। अभी जस्ट तुम लोग देख रहे हो लिखा हुआ है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई किंगडम है। देखो, क्योंकि जगत यहाँ पे और सबसे छोटी कहेगा तो जाति होगा, है ना। सब क्रम लिखा हुआ है यहाँ पे। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं बच्चा। जो शब्द जो एसी में समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, जो एसी से समाप्त होता है शब्द उसे क्या कहते हैं। देखो, अगर मान लो परीक्षा में आपको कुछ नहीं याद है तो आप क्या कीजिए, कुछ टर्म पकड़िए। शब्द जो एसी में समाप्त होता है, तो जो एसी में समाप्त हो रहा है ना, सुफिक्स बोलते हैं उसको, सुफिक्स पकड़ते हैं। कैसे, देखो, कोई भी कुल हो, जैसे मैं आलू ले लूं, आलू, आलू का कुल कौन सा, तो सोलेनेसी। सोलेनेसी आया, एसी है ना, सोलेनेसी, ए सी ई ए सी ई असल एसी है ना। तो जहां ए सी है, जैसे मैं बोलूं आम का कुल क्या है, आम का कुल क्या है, एना कार्डियेसी, एना कार्डियेसी। देखो, जहां सब में एसी एसी आ रहा है। फिर तुमसे बोले कि गेहूं का कुल बताओ, गेहूं का कुल बताओ, तो गेहूं का कुल होता है पोएसी। यानी जहां कुल तुम देखोगे, कुल में एसी एसी आता है। क्या आता है, कुल में क्या आता है, एसी। लास्ट में क्या आता है, एसी एसी एसी। सोलेनेसी आलू का कुल, आम एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी आम का कुल, गेहूं, गेहूं का कुल कौन सा, पोएसी। तो जो लास्ट में एसी यही रहे, एसी समाप्त हो, तो उसे हम कहते हैं बच्चों, शब्द जो एसी समाप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं कुल, फैमिली। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, फैमिली। जैसे आपने देखा कि आलू, बैगन, भंटा, टमाटर, ये सभी एक ही कुल का पौधा है। कौन कुल, सोलेनेसी। आम एनाकार्डियेसी, गेहूं पोएसी, है ना। एक कुल होता है। गण में क्या होता है, गण में देखो एल्स होता है, एलियस, एलियस। अगर कोई ऑर्डर होता है, ऑर्डर के लास्ट में, और अगर तुमसे कोई पूछे गण, तो गण के लास्ट में एलियस होता है। जैसे मैं पूछूं कि गेहूं का ही कौन सा कुल है, तो सपेंडल्स, एल्स लगता है। आम का ही कौन सा कुल है, सपेंडल्स। तो आम का कुल कौन सा है, सपेंडल्स है। माने कुल आम का ही सपेंडल्स है, और ऐसे एलियस लगता है तो वो कुल बन जाता है ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला देखेंगे सवाल। देखो, मिटाना पड़ेगा हमको। टेक्सॉन का सही क्रम क्या है, देखो आ जाओ।
टेक्सॉन का सही क्रम क्या है? देखो सबसे पहले डिवीजन, वर्ग, कुल, गण, जाति। देखो सबसे लास्ट में जाति दिया हुआ है ना, तो जाति तो सही है। डिवीजन बोला है, वर्ग बोला है, संघ बोला है, गण बोला है। देखो क्या क्या बोला हुआ है, डिवीजन है, वर्ग है, कुल है, गण है, वंश है, जाति है। और देख लो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखो सबसे बड़ा कौन? जाति है ना। तो सबसे पहले देखो जाति हुआ, जाति तो कहीं मतलब सबसे छोटा जाति, सबसे छोटा कौन सा? जाति। और सबसे बड़ा कौन? जगत। और जगत के बाद जो फाइलम है, इसी फाइलम के पास आता है डिवीजन। प्लांट के लिए, प्लांट के लिए डिवीजन आता है बच्चों। तो डिवीजन ठीक है, डिवीजन के बाद वर्ग ठीक है, वर्ग के बाद गण ठीक है, गण के बाद कुल ठीक है, कुल के बाद वंश होगा, वंश के बाद जाति होगा। ऑप्शन नंबर बी। प्लांट में बच्चों संघ के जगह पे डिवीजन होता है, तो जगत ठीक है, नहीं दिया कोई बात नहीं है। शुरुआत किया है डिवीजन से, संघ के बाद होकर यहाँ गण दे दिया है, लेकिन संघ के बाद तो होता है वर्ग। गण तो ये गलत हो गया, वर्ग पहले होगा नहीं, बड़ा से छोटा सा आ रहा है टेक्सॉन। तो क्या देखो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन, डिवीजन के बाद वर्ग, वर्ग के बाद गण, गण, गण के बाद कौन सा? कुल, कुल के बाद वंश, और वंश के बाद जाति। याद कर लेना, ये सीक्वेंस बहुत पूछा परीक्षा में। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अधिकतर वैज्ञानिक नाम होते हैं, जैसे बताया मैंने कि वैज्ञानिक नाम को हम लिखते हैं लैटिन भाषा में। किसमें लिखते हैं? वैज्ञानिक नाम को हम लोग लिखते हैं बच्चों लैटिन भाषा लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। वह समूह है समान तथा संबंधित, समान तथा संबंधित जातियों के समूह को वंश कहते हैं। जातियों के समूह को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। जातियों के समूह को वंश क्या कहते हैं? वंश। जैसे जैसे देखो, जैसे सैपियंस जातियों का समूह बना तो क्या बना? होमो वंश बना। सैपियंस जाति के समूह से क्या बना? होमो वंश बना, है ना। जैसे देखो अनेक जाति ले लो, जैसे ले लो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। फिर देखो सोलेनम लाइको पर्सिकम, फिर देखो सोलेनम मेलोंगेना, है ना। देखो ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम और मेलोंगेना ये जाति है। इन जातियों के समूह से क्या बना है? एक वंश बना है सोलेनम सोलेनम सोलेनम। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम टमाटर है, सोलेनम मेलोंगेना ये क्या बोलते हैं बच्चों? ये बैगन है, और सोलेनम निगरम ये मिर्चाई है। तो सोलेनम ट्यूबरोसम आलू, सोलेनम लाइकोपर्सिकम टमाटर, सोलेनम मेलोंगेना ये भंटा है, बैगन है। इन सबके जातियों का समूह क्या हो गया? सोलेनम। तो कह रहा वंश समूह क्या है? समान तथा संबंधित जातियों के समूह को वंश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल। देखो वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? यानी सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? तो देखो यहां मैंने लिखा है बच्चों, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई की बात हो रही है बच्चों। तो वर्गीकरण की मूलभूत इकाई जाति होती है। सबसे छोटी इकाई कौन है? जाति है। देखो सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा कौन सा है? जगत। तो वर्गीकरण की सबसे मूलभूत इकाई या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द टेक्सोनॉमी इज स्पीशीज। जाति इसका उत्तर होगा सबसे बड़ा जगत।
तो सब इसमें उत्तर क्या होगा? जाति, क्योंकि मूलभूत इकाई पूछा है, मतलब सबसे छोटा पूछा है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। वर्गीकरण करने की विधि को क्या कहते हैं? वर्गीकरण करने की विधि को हम लोग कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान, टेक्सोनॉमी एक साइंस है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। आगे बढ़ेंगे। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखो, पैंथरा लियो बोलते हैं हम लोग शेर को, शेर को बोलते हैं पैंथरा लियो। पैंथराटिस बोलते हैं हम लोग बाघ को। फिर देखो बस्का डोमेस्टिका मक्खी है, क्या है? मक्खी। तो क्या बचा तेंदुआ के लिए? पैंथरा पार्डस। पैंथरा पार्डस तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। किसके लिए फेमस है? तो बाघ के लिए फेमस है। टाइगर स्टेट होता है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है। बढ़े, घड़ियाल मिलता है चंबल नदी घाटी में, है ना। कहाँ मिलता है? और एक सिंगी गैंडा मिलता है असम में। तो देखो बच्चों, बाघ के लिए करना किस लिए है? गेंडा, एक सिंगी गेंडा के लिए। एक सिंगी गेंडा पूछेगा तो कहना मनस। मनस जो है ना, ये मानस या मानस जो टाइगर रिजर्व है बाघ के लिए भी है और एक सिंगी गेंडा के लिए भी है। घड़ियाल सबसे ज्यादा चंबल नदी मिलते हैं। और बीरबल साहनी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पक्षी के लिए है। रणथंभौर भी, रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है, सरिस्का भी टाइगर रिजर्व भी है। लेकिन रणथंभौर और केवलादेव, तो बच्चों अगर तुमसे पूछे कि केवलादेव जो राजस्थान में है क्या है वो, तो केवलादेव ये पक्षी अभयारण्य है जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है ना। इस तरह से याद रख लेंगे। पक्षी के लिए कौन? केवलादेव। गेंडा के लिए कौन? गेंडा के लिए हो गया मानस। बाघ के लिए कौन? टाइगर हो गया बाघ के लिए। और घड़ियाल के लिए, तो घड़ियाल जो हो गया, घड़ियाल के लिए बच्चों चंबल नदी। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। किसके लिए? बाघ के लिए, गंडा के लिए। मनस कहाँ पे? असम में। कहाँ है? असम में है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। याद रखना है, कहाँ है? राजस्थान में। और घड़ियाल के लिए चंबल नदी कहाँ है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है? बताओ तो। सजीव और निर्जीव में मुख्य अंतर क्या है? कि सजीव होगा तो उसमें जीव द्रव्य की उपस्थिति होगी, लेकिन जो निर्जीव होते हैं उनमें जीव द्रव्य नहीं होता है। वृद्धि तो बस भी कर, गति तो बस भी कर लेता है, वृद्धि तो पर्वत भी कर लेता है, लेकिन वो निर्जीव है। तो जो सबसे बढ़िया है कि सजीव निर्जीव में आपसे कोई पूछे कि मुख्य अंतर बताइए, तो आप कहिएगा कि जिसमें जीव द्रव्य उपस्थित होता है, जिसमें जीव द्रव्य उपस्थित, उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं हम लोग सजीव। जीव द्रव्य उपस्थित है तो उसे हम लोग कहते हैं सजीव। ठीक है, तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ट्राइफेसिक जीवन चक्र किसमें मिलता है? ट्राइफेसिक जीवन चक्र किसमें मिलता है बच्चों? तो ये मिलता है आपको, एक एल्गी है स्पाइरोगाइरा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पीढ़ी एकांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार के पादप के युग्मकोद्भिद में होता है? पीढ़ी का एकांतरण किसमें होता है? मेटाजेनेसिस किसमें होता है बच्चों? तो ये होता है मॉस में। होता है मॉस में होता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। द्विनिषेचन एवं त्रिसलयन बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन एवं ट्रिपल फ्यूजन, इसकी खोज नवास्टिन ने किया था। किसने किया था? पूछेगा द्विनिषेचन की खोज किसने किया था?
नवास याद कर लेना कि द्विनिषेचन या ट्रिपल फ्यूजन की खोज नवास चिन ने किया था। किसमें पाया जाता है बच्चों? तो ये केवल जितने भी आवृतबीजी हैं, पुष्प देने वाले और फल देने वाले आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। मानवों में सभी में छोड़ केवल जो पुष्प एवं फल देने वाले पौधे हैं इन्हीं में पाया जाता है कौन सा? इसमें पाया जाता है केवल डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन। बाकी में पाया जाता है एक निषेचन, एकल। यहां पाया जाता दोहरा मात्र। किसमें? सारे प्लांट में। कौन प्लांट जो तुम देखते हो आसपास में? तुम आसपास में क्या देखते हो? आवृतबीजी पादप को देखते हो, एंजियोस्पर्म को देखते हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। कोशिका की खोज किसने किया था बच्चों? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज कब किया था? 1665 ईस्वी में, 1665 एडी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। जबकि 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज किए थे। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। किससे किया था? तो एक कॉर्क से किया था और उसे कहा था सेलुला। सेलुला का मतलब होता है छोटा सा कमरा। लुईस पास्चर ने पाश्चरीकरण, दूध को शुद्ध करने की खोज की थी, है ना, लुईस पास्चर ने। इस तरह से इस सवाल का उत्तर होगा रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है? विखंडन जीवाणु में होता है, ईस्ट में होता है मुकुलन, हाइड्रा में होता है मुकुलन। हाइड्रा तो मुकुलन करने के लिए जाना जाता है। अलैंगिक जनन कवच, और देखो लैंगिक जनन खच्चर। बच्चों, खच्चर एक ऐसा जीव है जो बच्चा नहीं पैदा करता है। खच्चर बच्चा पैदा नहीं करता है, याद रखेंगे। खच्चर एक बांझ जानवर है जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। तो ये लैंगिक अलैंगिक कोई भी जनन नहीं करता है। खच्चर तो बनता कैसे? सवाल है कि जब बच्चा नहीं पैदा करता तो ये बन कैसे गया? तो बच्चों एक देख लीजिए, जब मेल डंकी, जब नर गधा मादा घोड़ी के साथ संयोग करता है, क्रॉस करता है, इससे खच्चर पैदा होता है, म्यूल। और ये जो म्यूल होता है ये बांझ होता है। कैसे पैदा हुआ? नर गधा और मादा घोड़ी से। सुमेलित कौन है? सुमेलित कौन है? गलत सुमेलित है ये लैंगिक जनन खच्चर। ये गलत है क्योंकि वो जनन नहीं कर सकता है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। युगलिना का आवरण होता है बच्चों पादप और जंतु के बीच की कड़ी को युगलिना कहते हैं। पादप और जंतु के बीच की कड़ी को युगलिना कहते हैं। और युगलिना जो है ये प्रोटोजोआ का मेंबर है। फाइलम किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। युग्लिनोइड्स का मेंबर है, किंगडम प्रोटिस्टा का जीव है। तो इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है पेलिकल की। युगलिना की कोशिका भित्ति प्रोटीन का कवरिंग है। उस प्रोटीन की कवरिंग का नाम क्या है? पेलिकल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। देखो, निम्न में से किस गुण के आधार पर मछली, मेढक, सांप, पक्षी तथा मनुष्य को एक ही समूह में रखा गया है? बच्चों, सब में ऐसा कौन सा गुण है? किसमें? मेढक में, मछली में, सांप में, पक्षी में, सब लोग को रखा गया है कॉर्डेटा में। और गुण कौन सा है? अंतः कंकाल, इंडो स्केलेटन सिस्टम। हमारा कंकाल तंत्र अंदर की ओर है, इसीलिए। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हाइड्रा में प्रजनन होता है।
हाइड्रा में प्रजनन होता है। कैसे? तो हाइड्रा सिलिंट्रेटा संघ का जीव है। किस संघ का जीव पर याद कर लेंगे? सिलिंट्रेटा। सिलिंट्रेटा संघ का जीव है हाइड्रा। और हाइड्रा एक जीव है जिसके शरीर पर एक छोटी सी कली निकलती है और यही कली बाद में बड़ी हो जाती है। इस तरह से जो होता है प्रजनन कि यही कली बाद में बड़ी हो गई, इस प्रकार के परिणाम करते हैं हम लोग मुकुलन। तो एक स्मॉल सी कली शरीर पर निकली, फिर बड़ी होकर के अलग हो गई, इसे हम लोग कहते हैं मुकुलन। तो हाइड्रा सिलिंट्रेटा संघ का जीव है, एक अमर जीव है जो मुकुलन करता है। क्या करता है? मुकुलन। और ये हाइड्रा के स्पर्शक है, टेंटिकल्स है, दंश कोशिका है। इस पे निडोब्लास्ट पाया जाता है। निडोब्लास्ट से हाइड्रा शिकार पकड़ता है, आक्रमण करता है, अपनी आप को सुरक्षा भी करता है। कुल मिला के हाइड्रा में प्रजनन का अंग जो है वो कौन सा है? मुकुलन। कौन सा बच्चा? मुकुलन है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, देखेंगे अगला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किस आधार पे स्थित होता है? फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण किस आधार पे होता है? जीवधारियों के प्रकृतिवास, जीवधारियों के समानता, जीवधारियों की उपयोगिता, या जीव समान उद्विकास की उतार। तो बच्चों इसमें होगा समान उद्विकास, क्रम विकास, इवोल्यूशन में फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण इवोल्यूशन को दर्शाता है। क्या करता है? इवोल्यूशन। जैसे हम कैसे बन गए, पहले मानो एक बंदर था, बंदर से कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो डेवलपमेंट धीरे 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 हो रहा है, इस वर्गीकरण को हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक। जैसे देखो, पहले हम लोग क्या थे? पहले एक बंदर था जिसका नाम था ड्रायोपेथिकस। क्या नाम था? ड्रायोपेथिकस। ड्रायोपेथिकस से हम लोग क्या बने? ड्रायोपेथिकस से हम लोग बने रामापेथिकस। क्या बने? रामापेथिकस। इसके बाद हम लोग क्या बने? ऑस्ट्रेलोपेथिकस। ऑस्ट्रेलोपेथिकस बने। फिर हम लोग क्या बने? होमो हैबिलस। होमो हैबिल्स बने। फिर हम लोग क्या बने? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस। फिर हम लोग क्या बने? होमो निएंडरथैलेंसिस। होमो निएंडरथैलेंसिस। थैलेंसिस। फिर हम लोग बने क्रोमैग्नन। क्रोमैग्नन। और फिर हम लोग बने होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। तो देखो, इस आधार पे हमारा अध्ययन संभव हुआ कि पहले आपने इसका अध्ययन, फाइलोजेनी है ये, ड्रायोपेथिकस। ड्रायोपेथिकस के बाद कौन? रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, क्रोमैग्नन, होमोसेपियंस। ये हमारी फाइलोजेनी चल रहा है। इस प्रकार से जो अध्ययन होता है इसे हम लोग कहते हैं फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण, है ना। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सिस्टेमा नेचुरी किसने लिखा था बच्चों? कैरोलस लिनियस द्वारा लिखा गया बुक है। कौन? सिस्टेमा नेचुरी। एक किताब लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। लेमार्क ने बच्चों किताब लिखा, नाम है उसका फिलोसफी जूलॉजिक। फिलोसफी जूलॉजिक। तुमसे पूछे कि फिलोसफी जूलॉजिक बुक किसने लिखा है? लेमार्क ने लिखा है। जॉन रे द्वारा कौन सा शब्द दिया गया? जाति शब्द दिया गया जॉन रे के द्वारा। इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सिस्टेमा नेचुरी या नेचुरी किताब कैरोलस लिनियस से लिखा हुआ है। फिलोसफिक जूलॉजिक लेमार्क ने लिखा है। जाति शब्द जॉन रे ने दिया था। उत्तर होगा इसका लिनियस। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों,
भारत में स्थापित, भारत में स्थापित, इसको मिटा नहीं रहे हैं, इसको छोड़, इसका अभी जब आएगा ज्यादा बड़ा क्वेश्चन तो मिटा देंगे उसको। भारत में स्थापित सबसे पहला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है बच्चों? इसका नाम है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका पुराना नाम है, जो 1936 में स्थापित हुआ था। उस समय इसका नाम था हेली कार्ट टाइगर रिजर्व। अब है जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। एक सवाल पूछता है कि जिम कॉर्बेट पार्क से के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है? उत्तर होगा राम गंगा नदी। कान्हा मध्य प्रदेश में, जिम कॉर्बेट कहां पे? जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट हो गया बच्चों उत्तराखंड। काजीरंगा एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। मनस भी मैंने बताया था, लेकिन मनस और काजीरंगा दोनों आ जाएगा तो काजीरंगा मारेंगे। काजीरंगा एक सिंगी गैंडा के लिए जाना जाता है। वहां बाघ भी मनस में है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? एक सिंगी गैंडा है। तो अगर आपसे पूछे कि एक सिंगी गैंडा के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा, तो कहें काजीरंगा। गिर कहाँ पे? गिर मिलता है बब्बर शेर, गुजरात में है गिर। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा कौन बच्चा? जिम कॉर्बेट। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। गुण सूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण क्या कहलाता है बच्चों? गुण सूत्रों की संख्या पर आधारित वर्गीकरण को बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बच्चों गुण सूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। किसने की थी? तो पहले से था, नामकरण कर सकते हैं कि नामकरण किया था गुण सूत्र का वाल्डेयर ने। और मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं, यानी 46 हो गया। और साइटोटैक्सोनॉमी जो होता है, इसके आधार पर जब हम करेंगे किसी चीज का वर्गीकरण, तो इसे हम लोग कहते हैं कि गुण सूत्रों के आधार पर हमने क्या किया? किसी का वर्गीकरण किया। तो गुण सूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण को कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल। देखो, हार्बेरियम स्पेसमैन की सीट पर कौन सी सूचना अंकित नहीं होती है? तो हमने क्या बताया? क्वेश्चन रिपीट हो गया। पौधे की ऊंचाई उसमें नहीं अंकित होती है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। पादप व जंतु दोनों का लक्षण प्रदर्शित करने वाला जीव, जस्ट बताया मैंने आपको, युगलीना होगा। युगलीना को हमने किंगडम प्रोटिस्टा में रखा है, जो दिन में सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है। जब सूर्य का प्रकाश खत्म होता है तो रात में वो क्या करता है? परजीवी की तरह बिहेव करता है। तो दिन में पादप, रात में परजीवी। ऐसा कौन हुआ? ऐसा हुआ युगलीना। कौन हुआ ऐसा? युगलीना। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? युगलीना हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल। जाति को वर्गीकरण की इकाई के रूप में सबसे पहले प्रयुक्त किया था? तो जाति के लिए बताया था मैंने आपको कि जाति शब्द का प्रयोग किया था जॉन रे। किसने किया था? जॉन रे ने। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता को दर्शाता है? बच्चों, भारत का पश्चिमी घाट पर्वत पे सबसे ज्यादा जीव जंतुओं के प्रजाति मिलती है। तो विश्व में सबसे अधिकतम जाति विविधता दर्शाता कौन है? तो भारत का पश्चिमी घाट, मेडागास्कर, हिमालय या अमेजन के जंगल। अमेजन नहीं होता है, अमेजन होता है। अमेजन होता तो ये सही हो जाता। ये अमेजन लिख दिया है, अमेजन ही लिखा होगा ये। लेकिन बच्चों इसमें सबसे अगर ज्यादा कम जगह पे सबसे ज्यादा अधिकतम, तो विश्व में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी विषुवत रेखा पर मिलता है। क्या मिलता है? इक्वेटर पर, है ना। और भारत में कहा मिलता है? पश्चिमी घाट पे। तो यहां जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार भारत का पश्चिमी घाट सही होगा, है ना। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। रॉबर्ट के अनुसार
विश्व में जाति विविधता लगभग है कितना है बच्चों? 1.5 मिलियन। तुम्हें पता है कि विश्व में 17 से 18 लाख 1.7 से 1.8 मिलियन जाति मिलती है। ये एनसीईआरटी कहता है कि विश्व में 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां है। उसके आसपास में देखो यही है 1.5 मिलियन। यही हो जाएगा उसका उत्तर, ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट के अनुसार। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसे बताया मैंने, होमोसेपियंस मनुष्य का है। पैंथरालियो शेर का, यही हो गया शेर का। मैंगीफेरा इंडिका आम का हो गया, याद करना, बहुत पूछता है। मैंगीफेरा इंडिका बहुत पूछता है बच्चों, किसका नाम है? आम का। पैंथरालियो शेर का, होमोसेपियंस ह्यूमन का। बढ़ेंगे, आज का अंतिम सवाल होगा ना 40। अच्छा देखते हैं सवाल भी और है। तो द्विपद नाम पद्धति में दूसरा घटक क्या होता है? पहला तो हो गया जात, पहला हो गया क्या? पहला वंश, दूसरा जाति। अगर हम लिख रहे हैं ऐसे, मैं लिख रहा हूं ऐसे, पैंथरा टिग्रिस, ये बा का हो गया वैज्ञानिक नाम पैंथरा टिग्रिस। तो ये पैंथरा क्या है? ये वंश है। तुमसे दूसरा पूछा, ये जाति है। तो तुमसे क्या पूछा? कोई भी लिखे वैज्ञानिक नाम। होमो सैपियंस, पावो क्रिस्टेटस। तो पावो क्रिस्टेटस, ये मोर का हो गया क्रिस्टेसस, CRISTATUS। पावो ये मोर का हो गया। ये क्या है? ये वंश है, ये वंश है, ये वंश है, ये जाति जाति जाति। द्विपद नाम पद्धति में दूसरा घटक क्या होता है? जाति संकेत पद। क्या होता है? अगर पहला पूछता तो पहला हो जाता वंश नाम, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। हमसे पहला नहीं पूछा, हमसे पूछा दूसरा, उत्तर क्या हो जाएगा? जाति संकेत पद नाम। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आम का जैविक नाम क्या है? देखो जैसे बताया है तुम लोगों को, आम का जैविक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है इसका? नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ऐसे लिख लेते हैं, देख लो, MANGI, मैंगीफेरा। एक हो गया इंडिका, ये भी लिख देता है इंडिका ऐसे। ऑप्शन नंबर ए, होमोसेपियंस मानव का है, पैंथरालियो बाघ शेर का है, और मस्का डोमेस्टिका मक्खी का है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हो गया, तो बस इतना ही सवाल है। 41 नंबर तक सवाल था, है ना, जो आपने किया। और मैं थोड़ा से जल्दी से मतलब आपको कराया है, फास्ट कराया है ना, क्योंकि एक लेसन का ये दूसरा वीडियो है, आसमान में गिर रहा है ना। तो बच्चों इस तरह से ये वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। फिर जल्दी आपके लिए लेसन 2 का भी लेक्चर बनेगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो हर माह एग्जाम हो रहा है, सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो अब हम बढ़ेंगे, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।